इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था, इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, इसलिए डिले हो रहा था। पीसीपी सुन लो, पाकिस्तान की आवाम तुम्हें भी इस जुर्म में शरीक समझती है। ये जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं उनको इसका हिसाब देना होगा। इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कौन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। आप जनाब तारीख बताएं, इसी तरह आए जिस तरह इलेक्शन कमीशन में आए हैं, आपका इस्तकबाल करेंगे। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, आपसी अदम एतमाद का शिकार ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने में कैसे कामयाब हो सकेगी? एक के बाद एक मरहले पर अगर देखा जाए तो नाकामी का सामना करती पीडीएम क्या अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है? पीडीएम का अंजाम खैर जो भी हो, क्या इसकी नाकामी को हुकूमत की कामयाबी समझा जा सकता है? अगर हुकूमत और पीडीएम को अपने अपने बयानात के पैमानों पर ही परखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों ही अवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम है। चले, अगर हुकूमत और पीडीएम को इनके बयानात की बुनियाद पर ही परखें तो आपको ये नज़र आता है कि अगर पीडीएम ने इदारों पर कीचड़ उछाला, निज़ाम की खराबी का रोना रोया, तो हुकूमत ने इदारों की बहाली और वक़ार के लिए आप ये सवाल करेंगे कि फिर क्या किया है? पीआईए कर्जों में डूबा हुआ है और एक भयानक अंजाम की तरफ जो है वो गामजन है। रेलवे तबाह हाली का शिकार है, स्टील मिल बिकने को है, पुलिस ठीक क्या होनी थी सड़कों पर कत्लेआम कर रही है। हर शुबे में माफिया का राज है और हुकूमत बेबसी की तस्वीर बनी उसके हाथों ब्लैकमेल हो रही है। बिजली का निज़ाम ठीक होना तो दूर की बात, मजीद बोझ बन रहा है और शुबा सेहत का हाल भी सबके सामने है। फिर अगर बात की जाए कि पीडीएम ने एहतसाब को इंतकाम कहा तो हुकूमत ने एहतसाब को शफाफ बनाने के लिए क्या किया, ये एक सवाल है। नैब पहले से ज़्यादा मुतनाज़े है। अदालत उज़्मा ने नैब की हकीकत तो आया की ही थी, अब तो बैरून मुल्क से भी नैब की खामियों की दुहाइयाँ दी जा रही हैं। पीडीएम को ईसीपी पर एतमाद नहीं, फॉरेन फंडिंग केस की शफाफ तहकीकात चाहते हैं, तो क्या वज़ीर आज़म को एतमाद है? वज़ीर आज़म ने खुद तस्लीम किया कि कल का चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारा दुश्मन था तो उस पर एतमाद नहीं था, इसलिए केस में ताख़ीरी हरबे अपनाए। तो फिर आज की अपोजिशन से ये गिला कैसे करें कि अपने इदारों पर जो है वो एतमाद करें? बयाने की हद तक तो दोनों में ही कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, क्योंकि दोनों एतराफ़ के लिए इस्लाहात नहीं, हमेशा इक़्तिदार तरजीह रहा है। आने वाले सेनेट इलेक्शन में एक दफ़ा फिर नज़र आएगा कि हॉर्स ट्रेडिंग अरूज पर होगी और दोनों जानिब से वही इल्ज़ामात लगेंगे जो माजी में लगते आए हैं। ब्रॉडशीट के मामले पर क्या हुकूमत, क्या अपोजिशन दोनों अपना दामन साफ होने का दावा कर सकते हैं? ये क्या अगर कर रहे हैं, जिस तरह के इस वक्त हमें नज़र आ रहा है, तो ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई ये किया जा सकता है? क्योंकि लगता यही है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार करने का एक ही फॉर्मूला है, लिहाजा अवाम कल के हुक्मरानों या आज के हुक्मरानों और हत्ता कि आइंदा आने वाले हुक्मरानों से कुछ मुख्तलिफ होने की उम्मीद ना रखें। प्रोग्राम के अपने प्लेटफॉर्म से जो है ये जो टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सईद काजी साहब मौजूद हैं और हमारे साथ अवैस तौहीद साहब भी जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो काजी साहब से शुरू करती हूँ। काजी साहब, अगर हम ये देखें इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, पीडीएम, चलें जी मान लिया कि पीडीएम के जो यू टर्न्स हैं वो नज़र आ रहा है, पीडीएम में दरारें जो है वो नज़र आ रही हैं, पीडीएम अपनी मौत जो है वो मर रही है जिस तरह ये इस वक्त हुकूमत कह रही है। लेकिन क्या हुकूमत को ये ज़ेब देता है कि जो पीडीएम की नाकामी है उसको अपनी कामयाबी के तौर पे पेश करें और जो अपनी सारी नाकामियां हैं उनका जो है वो कोई उसके लिए कोई जो है वो डिस्क्रेडिट या उसके लिए कोई अकाउंटेबल जो है वो होने के लिए तैयार ही नहीं है? वो समझ रहे हैं पीडीएम की अगर नाकामी है तो हम बहुत कामयाब हैं। ये क्या गलतफहमी क्या हो रही है हुकूमत को? देखिए, आपने बड़ा सही दुरुस्त फरमाया है कि ये जो इशराफिया के जितने भी धड़े हैं, मुतारफ धड़े हैं या जो आपस में अलाइड भी हैं, उन्होंने दे हैव फेल्ड द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने हमेशा जो है और पिछले 30-35 सालों से जिस तरह सियासत गली मोहल्ले, खेत खलियान, फैक्ट्री, मजदूर, किसान से दूर होकर जब ये ड्राइंग रूम से होते हुए लंदन चली गई है, तो ये अब एक ना मनी मेकिंग वेंचर बन गया है और उसकी तमाम इल्ज हम देख रहे हैं। और हम ये जो लिबरल डेमोक्रेसी का क्राइसिस जिसकी तरफ आपने बाई एंड लार्ज इशारा किया है,
वो तो हम अब अमेरिका में देख चुके हैं। हर चंद के दे है पेपर्ड ओवर दी जो डिवीजन है समाज में उनके, मगर इट विल कीप कमिंग बैक। तो ये हुआ ये है कि ये जो आपका जो मॉडल था 1980 में जो आपने इख्तियार किया, और ये जो ट्रिकल डाउन थ्योरी और जिसने आपकी सियासत को भी मुतासर किया, आज क्या है? आज मुझे बताएं, क्या एक कोई बहुत राज की बात है कि कब्जा ग्रुप जो है वो सियासत को फंड करते हैं, चाहे वो डिवाइड की एक साइड पे हो या दूसरी साइड पे हो? कौन सा कोई ऐसी अच्छी चीज थी जिस पे हम प्राइड कर सकते थे तो उसका भुरकस नहीं निकला और बर्बाद नहीं हुई? कोई एक ऐसा इदारा जिस पर हम फख्र कर सकें? कल तक हमारी स्पोर्ट्स टीम है, आई यूज्ड टू लव हॉकी एंड क्रिकेट, वो भी आज पता चलता है मैच से पहले फैसला हो जाता है, ये हमें बताया जाता है। तो ये एक बड़ी सॉरी पिक्चर है, लेकिन मैं फिर भी इसमें एक रजाइयत का आलम जरूर देखता हूँ कि ये जो जिसे कहते हैं ना, ये मतला माहिद, ये किनारे फलक का स्यातरीन गोशा, ये मतला माहिद तमाम, ये यहीं से चांद और सूरज निकलता है। और मैं समझता हूँ ये भी पॉजिटिव हुआ जो अमेरिका में हुआ है। ये जो जमहूरियत के नाम पे फ्रॉड हो रहा था दुनिया भर की आवाम से, वो एक्सपोज हो रहा है। कोरोना ने और नंगा किया है इनको, और इनके किरदार, और इमरान खान ने कुछ और किया हो या ना किया हो, उस तमाम इशराफिया जो उसके साथ है या उनके खिलाफ है, उनके चेहरों से कम नकाब हटा के हमें उनके असल पेशे बता दिए हैं। तो दिस हैज हैपेंड, बट हिस्ट्री विल गो ऑन, आगे भी जाएगी। बहरहाल मेरे ख्याल में आपने जो एक बात की है वो मैं उससे एग्री करता हूँ कि तमाम जो है वो हम यूज किया है और कर रहे हैं डिवाइड के दोनों साइड पे जो है। जी मारी, ठीक है। मैं जरा मज़हब साहब की जानब जाती हूँ। मज़हब, चलें, पीडीएम अगर टूट फूट का शिकार भी हो रही है या आपस में उनकी जो है वो एक डिस्कनेक्ट भी नज़र आ रही है, इससे गवर्नमेंट जो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, क्या आप समझते हैं उनका ओवर कॉन्फिडेंट होना जो है वो उनको जेब देता है, या उनको ये कोई खुशियाँ मनानी चाहिए? क्योंकि चलें, बहरहाल पीडीएम का अगर ये सफ़र जो है वो मार्च के इलेक्शन के बाद भी ख़त्म हो जाए, अगर सेनेट के इलेक्शन के बाद भी अगर पीडीएम एक्सपोज भी हो जाती है, तो क्या इन दी एंड जो इस वक्त हुक्मरान जमात जो है वो खुशी की शादियाने बजा रही है, क्या उसको एट द एंड अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट नहीं करना? इज दिस हैप्पीनेस शॉर्ट लिव्ड? क्या हुकूमत को इस वक्त होश के नाखून नहीं लेने चाहिए कि अपनी परफॉर्मेंस पे भी देखें कि वो कर क्या रहे हैं? शुक्रिया मारिया। देखिए, हुकूमत का ये हक तो बनता है कि अगर उनके मुखालफीन नाकाम हो रहे हैं या मुंतशिर हो रहे हैं तो एज ए रूलिंग पार्टी वो इसको क्यों नहीं इसका जश्न मनाएं। यानी जश्न कितने अरसे मनाते हैं ये अलग बात है, लेकिन वो शादियाने तो बजाने में हक बजाने में है कि अगर हर अपोजिशन ने जो भी स्ट्रेटजी बनाई वो उनकी नाकाम रही या उनको उस स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा या विड्रॉ करना पड़ा, तो बाय डिफ़ॉल्ट तो गवर्नमेंट का बनता है, पीटीआई का बनता है ये कि वो काउंटर अटैक करें। लेकिन आगे जाके क्या होगा? सेनेट के इलेक्शन हो जाएंगे, सेनेट के इलेक्शन में बाय एंड लार्ज मुझे बलूचिस्तान में शायद पैसा बहुत चले, लेकिन पंजाब में और सिंध में मुझे लगता है कि तकरीबन अरेंजमेंट एक ही जैसा होगा, बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं नज़र आती। शायद सिंध में एक आध सीटों पे ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अदरवाइज मुझे बाय एंड लार्ज जितनी सीटें बनती हैं जिसकी वो ले लेंगे लोग। जो प्रॉब्लम है ये जैसे केपी में है, केपी में भी मुझे कोई वो तो सेनेट में तो उनकी मेजॉरिटी आ जाएगी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी पीटीआई की आ जाएगी। असल इम्तिहान उनका उसके बाद शुरू होगा, क्योंकि फिर उनके पास एक्सक्यूज़ रहा सा एक्सक्यूज़ भी ख़त्म हो जाएगा। उनको लेजिस्लेशन करनी है, उनको जो भी उनके राह में बकौल उनके रुकावटें थी वो ख़त्म हो जानी। हालांकि बहुत सी चीज़ों में तो इतनी लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रूल्स को तब्दील करने की ज़रूरत थी, वो नहीं कर पाए। जो पीटीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बनेगा वो बनेगा लोकल बॉडीज इलेक्शन। इमरान खान साहब ने अप्रैल में वो कहा था कि अप्रैल तक हम लोकल बॉडीज करा देंगे। मुझे नहीं लगता कि वो शायद इस साल के एंड तक भी लोकल बॉडीज करा देंगे, लेकिन जब भी कराएंगे वो होगा उनकी पॉपुलैरिटी या उनकी गैर मकबूलियत का असल इम्तिहान, और वो ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर, क्योंकि अगर पीडीएम डिमोरलाइज्ड होगी मार्च के बाद, लेकिन इस पूरी पीडीएम की मूवमेंट से मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में अपने सियासी कारकुनों को मुतहर्रिक तो कर लिया है। तो अब पीटीआई के लोकल बॉडीज़ में अभी भी कमज़ोरियां नज़र आती हैं। उनके यहाँ पंजाब में उन्होंने जो अरेंजमेंट किया हुआ है
उसमें उन्हें प्रॉब्लम्स नज़र आ रही है। तो अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन होते हैं और पीटीआई जो है उसमें जीतती है, तब तो पीटीआई ये कह सकेगी कि हमने अब पॉलिटिकली भी मुस्लिम लीग नून को डिफीट दे दी। लेकिन अगर लोकल बॉडीज में मुस्लिम लीग नून जीत जाती है या उनकी मेजॉरिटी आती है, तो फिर पीडीएम में एक नई जान पड़ सकती है, क्योंकि फिर जाहिर है आपको लोकल बॉडीज में विक्ट्री जो है वो पॉलिटिकली ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स होती है, लोकल बॉडीज है। लेकिन फिर पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात का इजाफा होगा। और ये जिस तरीके से महंगाई हो रही है, जिस तरीके से पेट्रोल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, तो 3 साल बाद तो लोग ये नहीं कहेंगे कि जी अब पिछली गवर्नमेंट ने ये किया, पिछली गवर्नमेंट ने, क्योंकि ना आपने अभी सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का कुछ वादे, उन्होंने रिफॉर्म्स के कुछ ऐलानात तो किए हैं, लेकिन अभी भी ग्राउंड पे हमें कोई भी रिफॉर्म्स नज़र नहीं आ रही। कुछ इक़दामात हैं जो जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे हेल्थ कार्ड स्कीम है उनका, रोशन ख्याल पाकिस्तान, वो ये सारी चीज़ें अच्छे इक़दामात हैं, लेकिन जो आम आदमी तक चीज़ें पहुँचती हैं, जिसकी तरफ सईद काजी ने इजाफा भी किया, निशानदेही भी की, वो असल प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ इवन अगर माशी तौर पे मुल्क तरक्की भी करता है तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान में सिर्फ 10% लोगों को पहुँचता है, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट नहीं जाता आम आदमी पे। ये एक इशू है जो रहेगा। सही, ठीक, पॉइंट आपका आ गया। मैं ज़रा अवैस साहब की तरफ चलती हूँ। अवैस साहब, मज़ साहब की इस बात से कोई जो है वो डिसएग्री नहीं कर रहा। ऑब्वियसली अगर ऑपोजिशन की एक स्ट्रैटेजी है वो नाकाम होती है तो हुकूमत उस पर ज़रूर जो है वो उस पर अपनी जो है वो फतह क्लेम कर सकती है, सक्सेस क्लेम कर सकती है। लेकिन उस सक्सेस को ये समझ के बैठ जाना कि शायद हम हर फील्ड में जो है वो हम जो है वो सक्सीड कर रहे हैं, हम हर फील्ड में जो है वो हम ठीक काम कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त लगता है कि एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हो गई है। दूसरी साइड पे ऑपोजिशन का अगर आप देख लें तो जितने भी अभी जलसे जुलूस उनके हुए हैं वो महंगाई या जो अवामी मसाइल हैं उन पर नहीं हुए, जिससे आए दिन हुकूमत का जो कॉन्फिडेंस है या शायद ओवर कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। क्या आप समझते हैं ये लॉन्ग लास्टिंग होगा ये हुकूमत जिस तरह कर रही है, या जिस तरह ये एक्सपेक्टेशन है कि जी अगर लोकल बॉडी होता है या उसके बाद जो है वो महंगाई इस लेवल तक पहुंचती है जिस तरह ऑपोजिशन एक्सपेक्ट कर रही थी तो लोग बाहर निकलेंगे, शायद इसमें पीडीएम में फिर जान पड़ सकती है? हाउ डू यू सी दिस? हमारे देखिए कि जो ओवर कॉन्फिडेंस है या कॉन्फिडेंस है या इत्मीनान की जो सांसें नजर आ रही हैं इस वक्त हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में, उसकी एक बड़ी वजह जो मुझे समझ में आती है वो पीडीएम की नाकामी, और वो नाकामी भी किस फ्रंट पे जो असल में उनका हदफ था कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दरमियान एक वेज क्रिएट करना या एक दरार डालना, उसमें तो वो नाकाम हुए। तो जब पीडीएम नाकाम हुई और सेनेट से पहले एक तूफान बर्पा करने में भी नाकाम हुई, तो वो एक कामयाबी है जिसके ऊपर आप देख रही हैं कि एक जिसे ओवर कॉन्फिडेंस हम और आप कह रहे हैं या मुबस्सिरीन कह रहे हैं, तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान की सियासत में जो एस्टेब्लिशमेंट का किरदार रहा है, तो इस वजह से ये इत्मीनान जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस हमें और आपको लग रहा है। इस वक्त आप वज़रा देख लें, मुशीरान देख लें, जितनी एक परेशानी थी या इस्तराब की कैफियत थी, वो इस्टेब्लिशमेंट की जो मीनार पाकिस्तान पे नून लीग ने की मेहमान नवाजी के अंदर जो जलसा हुआ था, उसकी तादाद के बाद से जो इत्मीनान की सांसें थी अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में बदल गई। ये तो है एक सियासी, आप कह लें कि जो ओवर कॉन्फिडेंस की हम बात कर रहे हैं, हम आप और मदर या काजी साहब, लेकिन जो दूसरा जो फ्रंट है देखिए उसके अंदर तो मेजर रिफॉर्म जब तक नहीं होंगी इस पाकिस्तान की न माशी हालत बेहतर हो सकती है और ना सियासी निज़ाम बेहतर हो सकता है, चाहे इमरान खान साहब की हुकूमत हो, चाहे उसके बाद किसी और की हुकूमत हो या दोबारा इमरान खान साहब की हो। देखिए इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो नहीं रही है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही, सारी एक्सपोर्ट जो आपका बेस है वो आप टेक्सटाइल पे रखते हैं, वही एक ट्रेडिशनल तरीका है आपका। और वो कोरोना के अंदर हमें फ़ायदा भी हुआ कि बांग्लादेश और इंडिया के में जो कोरोना की बुरी हालत है उसकी वजह से बहुत सारे ऑर्डर्स हमारी तरफ डाइवर्ट हुए और अल्लाह का करम है कि उतनी बुरी हालत हमारी इकोनॉमी की भी नहीं हुई है। लेकिन
आप ये देखिए कि जब तक आप बुनियादी इस्लाहात नहीं करेंगे उस वक्त तक इस मुल्क की किस्मत या आवाम की किस्मत कैसे बदल सकती है। यहाँ पे टैक्स नेट जो है वो बदलेगा नहीं, यहाँ पे पीने का पानी जो है उसका ठेका आप माफिया को दे देंगे, सेहत का जो ठेका है वो आप प्राइवेट माफिया को दे देंगे, एजुकेशन का जो ठेका है वो प्राइवेट माफिया को दे देंगे। तो रियासत की अगर सारी जिम्मेदारियां अगर प्राइवेट माफियाज के जरिए हो रही हो तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आपकी और अवाम की किस्मत में क्या रखा है। बदलेगी। मैं समझ रहा हूं कि वैसे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन यह आपका बहुत वैलिड पॉइंट है और इस तरफ भी बात करेंगे कि जो रिफॉर्म्स की बातें होती हैं, हर आने वाली पार्टी, हर नई पार्टी रिफॉर्म्स की बात करती है, लेकिन रिफॉर्म्स किसी की तरजीह नहीं है। क्या वजह है कि किसी भी हुकूमत, आने वाली माजी की भी हुकूमतें, किसी की तरजीह रिफॉर्म्स नहीं रहे? क्या वजह है, इस पर बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कायद साहब, अभी अवैध साहब बात कर रहे थे कि जो रिफॉर्म्स हैं वो नहीं किए जाते, और रिफॉर्म्स कोई गवर्नमेंट हमने देखा है कि सब बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन रिफॉर्म्स करना किसी की तरजीह नहीं है। आप क्या समझते हैं, तरजीह का जो है ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, या फिर अपना इक़्तिदार बचाने में सब इतने ज़्यादा जो है वो उनको मसरूफ़ कर दिया जाता है और उस तरफ लग जाते हैं कि इक़्तिदार की जंग जो है वो तरजीह ले जाती है और रिफॉर्म्स जो हैं कहीं पीछे रह जाते हैं? क्या आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, एक तरफ आप देखते हैं कि जिस किस्म के इल्जामात और गुफ्तगू हो रही है दोनों डिवाइड की दोनों साइड पे, वो आपके सामने है, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ा कंसेंसस है। कंसेंसस ये है कि इस निज़ाम पे सबका इत्तफाक है। मैं एक दो मिसालें देके वादे कर देता हूँ। आपका जो बिजली का निज़ाम था, ये इंटीग्रेटेड, जो उसके 3 इसके जो हिस्से होते हैं, जापान के बाद सबसे दूसरा बड़ा प्रोग्राम था। चले इसको छोड़ दें। अबू बकर खुदाबख्श साहब जो रिपोर्ट लाए हैं, वो मैंने तो नहीं लिखी ना आपने लिखी है, सरकारी 9, 10 या 11 लोग उन्होंने लिखी है। उसके बाद आप ये चीनी की रिपोर्ट आई है, देखे इनका ऊपर कंसेंसस है। और आपका ये जो टूटा लूला लगड़ा इंतखाब है ना, जिसके खिलाफ सलीम मांडवी साहब को ये भी मंजूर नहीं है, हालांकि इसकी कोई औकात नहीं है इस इंतखाब की, आप हम सब देख चुके हैं, वो ये भी नहीं चाहते। तो ऊपर एक बहुत बड़ा कंसेंसस है, खामोश कंसेंसस, कि इन कार्टल्स को हाथ नहीं लगाया जा सकता, और ये न जाने कहां तक हमारी जो रियासत है वो कंप्रोमाइज है, गॉड नोज, मैं नहीं कह सकता। तो अब हमारे दोस्त ठीक कह रहे हैं, अवैध तौहीद साहब, बदर अब्बास साहब, रिफॉर्म क्या रिफॉर्म करें? इसका मतलब ये है कि आपने 1994 के बाद जिस इदारे को हाथ लगाया, जिस इदारे को आप इससे बात कर लेते, आपने स्टील मिल पे क्या हुआ, आखिरी जो खोसा साहब, तारिक खोसा साहब कर रहे थे, वो जरदारी साहब ने रुकवाई, क्योंकि रियाज लालजी पकड़े जाते थे। आज पीडीएम की लड़ाई का सबसे बड़ा फायदा कौन ले रहा है? जरदारी साहब ले रहे हैं, सारे उनके गुनाह माफ हो गए। तो बात यह है कि ये एक इक़्तिदार की नंगी जंग है, ये करते रहेंगे। इमरान खान आए थे कुछ अपनी सोच और अपनी फिक्र के साथ, आई बिलीव ही मस्ट हैव लर्न्ड अ लॉट, जो अब तक जो प्रोसेस चला है। तो बात सिर्फ इतनी है कि ये कंसेंसस जब तक अब कोई अवामी तहरीक नहीं तोड़ती, ये गुनाह का, ये मईसत, ये गुनाह का, जुर्म का जो कंसेंसस है, इस मुल्क के अवाम के खिलाफ जो ऐलान जंग है अमली तौर पर जो हो रहा है, और जिसपे सब चैनल और सब हम खामोश बैठे हैं, जब तक इसके खिलाफ कोई तहरीक नहीं उठती, ये सारे जो फ्रॉड बंद नहीं होते जो आज तक आपने अनफंडिंग की थी, कौन सा इदारा आपने प्राइवेटाइज किया जिसपे आज हम कर सकते हैं? बेड़ा गर्क कर दिया। बट वी आर नॉट रेडी टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज इट्स अ टैबू। इस टैबू में कोई बात नहीं करता। और इस पर बात अगर नहीं होगी तो दिल से हमारा मुकद्दर है। जी मारिया। राइट, मन साहब, क्या ये मसला जिस तरह काजी साहब कह रहे हैं ये एलीट कैप्चर का है, या हर हुकूमत, आने वाली जो भी हुकूमत होती है उसको एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है वो फेस करना पड़ता है, आते ही हो जाता है, आज गई कल गई, आज गई कल गई? मसला वहां पे है या वाकई ही एलीट कैप्चर का मसला है, या अमेलगमेशन है दोनों की? देखिए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है, और इसमें वो सारी, देखिए 70s की जिस ज़माने में सईद साहब और हम तालिब इल्म थे, 70s की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर एक रोमांस था, एक कलर था। यानी आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था न्यूज़ के अंदर, शेख रशीद जो बाबा सोशलिज्म कहलाते थे, उनको भुट्टो साहब ने फेडरल लॉ कमीशन का, लेबर कमीशन, लैंड कमीशन का सरबराह बनाया था,
और उनको जुडिशल पावर्स थी उनके पास, और उस जुडिशल पावर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई की। उसके बाद उन्होंने जब यही फार्मूला बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को दिया तो उसका नतीजा ये हुआ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने या उस ज़माने उस वक्त की पीपल्स पार्टी ने उस चीज़ पर उतना रिलाय नहीं किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि शेख साहब तो मरते दम तक पीपल्स पार्टी का हिस्सा रहे, लेकिन 80s के बाद उन्हें ना सेनेट का टिकट दिया गया, ना उन्हें कौमी असम्बली का टिकट दिया गया। उस ज़माने की जो पॉलिटिक्स थी उसके अंदर फिर एक रोमांस था, एक आइडियोलॉजी थी, एक लड़ाई थी, और लड़ाई की बुनियाद पैसे की दौड़ नहीं थी, यानी पैसा उसमें उस तरह की ज़रूरियत नहीं था। 80s के बाद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बेइंतहा करप्शन आई है एट ऑल लेवल। कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मुक़द्दस गाय इस बीमारी से अपने आप को दूर नहीं रख सकी। तो अब मैं इंसाफ तलाश करने जाऊं तो कहाँ जाऊं? पाकिस्तान के ये जो चारों सुतून हैं इनके अंदर दरारें पड़ गई हैं, ये जो है वो कोलैप्स हो गए इस 40 साल के अरसे में, जिसमें आप डिवाइड कर लें 20-22 साल मिलिट्री गवर्नमेंट के, 20-22 साल पॉलिटिकल गवर्नमेंट के, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस मुल्क में जो करप्शन को और पैसे को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया गया, उसमें कभी आप कुछ लोगों को लाते, कभी कुछ लोगों को इधर से उधर करते, कभी इधर से उधर करते, तो सिस्टम बिल्कुल जो है वो रॉटन होके रह गया। और उसमें ऐसे लोग ऊपर आए, ऐसी फैमिलीज ऊपर आई, ऐसी पॉलिटिक्स ऊपर आई कि जिसमें आप जेन्युइन वर्कर्स की, पीजेंट्स की, स्टूडेंट्स की, माइनॉरिटीज़ की, इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो अब ये कारोबारी लोगों का नफ़ा नुकसान की लड़ाई है, इसमें ना नज़रियात हामिल हैं। ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल सिस्टम है जो चल रहा है, ये एक एक्स्ट्रा जुडिशल तरीक़ेकार को अडॉप्ट किया जाता है, उसको फिर जुडिशरी का कवर दिया जाता है। और यही नैब का है। ये ब्रॉडशीट क्या है? ब्रॉडशीट किसकी दरियाफ्त की? और उस मुशर्रफ साहब के भी उस वक्त लीगल माइंड कौन थे? वही लीगल माइंड थे जिन्होंने 60 से लेके आज तक इस मुल्क में सिर्फ नजरिया ज़रूरत को परवान चढ़ाया। अब उसका पूरा आप नैब का स्ट्रक्चर उठा के देख लें किस तरीके से उसको मुशर्रफ साहब ने फिर अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद पीपल्स पार्टी नून लीग ने इस्तेमाल किया। आज पीटीआई की 2.5 साल की गवर्नमेंट में उस चीज़ को करेक्ट नहीं किया गया, उस चीज़ को बेहतर नहीं बनाया गया। जिसका नारा आपने लगाया था उसमें 1 इंच भी आपने जो है रिफॉर्म्स नहीं की। तो ओवरऑल सिस्टम का कोलैप्स है ये। राइट। वैसे व्हाट डू यू से, जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं, रिफॉर्म्स की बात आपने शुरू की, रिफॉर्म्स की ना होने की वजह, जिस तरह मलिक साहब कह रहे हैं कि 80s के बाद से जो पॉलिटिक्स और कारोबार का जो एक नेक्सस है उसकी वजह से ये बिगाड़ आया है, तो बात तो वही एलीट कैप्चर की हो रही है। क्या आप समझते हैं उसी की वजह से जो है ये प्रॉब्लम आई है और कोई इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, पैसे की रेल पेल है, आइडियोलॉजी कहीं पीछे रह गई है? देखिए मारिया, बात एलीट कैप्चर की आप बात करिए, बात तो फिर तल्ख होगी और बहुत सारे लोगों को शायद नागवार भी गुजरे। लेकिन आप देखिए पाकिस्तान की क्रिएशन के बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ज़्यादातर लीडरान थे, वो उनका बैकग्राउंड भी एक बहुत ही खाते पीते घराने के लोग थे, चाहे वो नवाब लियाकत अली खान कर लें या रहमत अली साहब कर लें या और भी जितने भी आप नाम लेंगे। वो एक सिलसिला उसके बाद से शुरू हुआ तो फिर रुका ही नहीं। फिर चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हमारी हो या फिर जो रूलिंग एलीट्स है वो ऐसी छाई रही, जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर पर्शियन स्पीकिंग, यानी कि आप ज़्यादा जो है वो मेजॉरिटी है वो पश्तून्स की रही, लेकिन जो उसमें रूलर्स रहे वो सारे पर्शियन स्पीकिंग रहे। यहाँ पे इनिशियली कायद-ए-आज़म की रहलत के बाद इतना बड़ा झटका हुआ कि पहला बाकायदा आप देखें कि जो हमें आइन नसीब हुआ वो 1973 में हुआ। 1956 के जो जैसे तैसे थे, 1962 के जैसे तैसे रिकमेंडेशंस पे बनाए हुए थे। तो इतना 26 साल के बाद पहला आइन होना, पहला एक फेयर इलेक्शन होना 1970 में याहिया खान साहब के ज़माने में जो समझा जाता है, तो ये इतनी देर से जो चीज़ें शुरू हुई हैं, तो फिर वो बिगाड़ तो आप अभी तक देख लीजिए कि उसी का तसलसल है। अब आप देख लीजिए कि जब आप एलीट कैप्चर की बात कर रही हैं, तो पूरी जो इस वक्त हमारी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके ऊपर जो टैक्स है
वो 1 एकड़ पे 100 रुपए ये देते हैं जो हमारे एलीट्स है पानी के। तो भाई ये इनके ऊपर टैक्स क्यों नहीं लगाया जाता? जब एग्रीकल्चर टैक्स पे बात होती है तो फिर वो सारे सियासतदानों के कंप्रोमाइज हो जाते हैं। फिर एस्टेब्लिशमेंट के जमाने में वो अपना हलाला करने के चक्कर पे लग जाते हैं, चाहे वो ज़िया-उल हक साहब हो, चाहे वो मुशर्रफ साहब हो, और चाहे ये मुंतखब हुकूमतें हों, नवाज शरीफ साहब ये हो, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हो, या इस वक्त इमरान खान साहब, और टैक्स लगाए ना आप इन रूलिंग एलीट्स पे, ये जो एग्रीकल्चर लैंड है। अब आयरनी देखिए आप मारिया, हम एक एक प्याला लेके, बेकिंग बोल लेके हम मुत्तहिदा अरब अमारात गए, सऊदी अरब गए, चाइना गए, KR के इन्होंने माजी के हुक्मरानों ने इतनी लूट खचूट की है, बाजवा साहब भी गए, इमरान खान साहब भी गए, डॉलर्स हमें दे दें, डॉलर्स हमें दे दें। हमारे जो डॉलर अगर बाहर से आते हैं कंपनी से तो वो हमें पाकिस्तानी करेंसी में मिलते हैं। तो एक एक डॉलर की इस वक्त हमारी रियासत को, मुमलिकत को जरूरत है। लेकिन आप अंदाजा लगाइए, अभी 29 मिलियन डॉलर ये मौसवी साहब जो हमारे आपके टीवी चैनल्स पे बैठ के हमें ही भाषण दे रहे थे, उनकी जेब में चलेगा 29 मिलियन डॉलर। आते 200 बिलियन डॉलर, क्या किसका एहतसाब? मुशर्रफ साहब की पूरी हुकूमत में किसका एहतसाब? नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में किसका एहतसाब? अंदाजा लगाइए, 29 मिलियन डॉलर मुफ्त में चलेगा। और ये लड़ रहे हैं सियासतदान, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हो या नवाज शरीफ साहब की पार्टी के हो, चाहे पीपल्स पार्टी के, इसका गिरेबान पकड़े या उसका गिरेबान पकड़े, और हम मीडिया वाले इनका साथ देते हैं कि जी इनका हम भोपू बनते हैं। आइए मौसवी साहब, हम आपसे अंग्रेजी में इंटरव्यू। अरे भाई, आप हैं कौन? आपने, आपका बैकग्राउंड क्या है? आपने तो कुछ ना कोई तफ्तीश की ना कुछ की, 29 मिलियन डॉलर चले गए। भाई हमें देने से पहले कौम को बताते तो कि क्यों दिए गए। तो अंदाजा ये करने की बात है कि जितना लूटा हुआ पैसा है, ये अयूब खान साहब के जमाने में करप्शन के खिलाफ एहतसाब का नारा लगा। फिर हमने देखा ज़िया-उल हक साहब ने कोशिश की, खैर उसमें तो मिलिट्री को एड वगैरह काफी मिली अफगान जिहाद में, जो बिगाड़ हुआ। मुशर्रफ साहब ने वही किया जो अभी देख लीजिए ना आप। शौकत अजीज साहब लंदन में बैठे हुए, कहाँ बैठे हो भाई? आपके जमाने में जो जो स्कैंडल्स हुए उनका हिसाब दीजिए ना। यही मसला है साहब, हुकूमतें चली जाती हैं, स्कैंडल्स का कोई हिसाब नहीं होता, और फिर यही डिबेट नए चेहरों के साथ जो है वो शुरू हो जाती है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब अगर थोड़ी सी जो पॉलिटिक्स इस वक्त चल रही है, इस वक्त जो PDM की सियासत चल रही है, अगर उस पर बात कर लें तो प्रोड्यूसर साहब, अगर क्योंकि अभी फिर से नो कॉन्फिडेंस की जो है वो बातें हो रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नो कॉन्फिडेंस की बातें कह रही है, कहा क्या है उन्होंने वो तो हम सब ने सुना है, उस पर ऑपोजिशन का क्या रद्द अमल आ रहा है, एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे हैं वो ज़रा सुन लेते हैं। अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। तो लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए, और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। मज़हब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू पे लेना चाहूँगी। जब से पीपल्स पार्टी ये बात कर रही है तो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि जी ओवर कॉन्फिडेंस है पीपल्स पार्टी का इन द नो कॉन्फिडेंस। उसमें या तो डील हो गई है पीपल्स पार्टी की, और पीपल्स पार्टी इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ स्पॉइलर इन द PDM, या फिर ये कहीं से उनको कॉन्फिडेंस दिलाया जा रहा है कि जो इत्तेहादी हैं शायद आपके साथ जो है वो आ जाएंगे, और अगेन उसमें भी एक डील का तासुर है। आप क्या समझते हैं, ये क्या हो क्या रहा है PDM में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी को कोई यकीन दिलाया गया है। मुझे ये भी नहीं लग रहा कि पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है नो कॉन्फिडेंस पे। नो कॉन्फिडेंस तो मतलब तारीख तो अपनी जगह है ही कि तारीख में कभी भी नो कॉन्फिडेंस कामयाब नहीं हुई, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें नो कॉन्फिडेंस कैसे कामयाब हो सकती है? क्यों इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट को जो है वो हटवाना चाहेगी? मुझे पीपल्स पार्टी या PMLN के दोस्त से कोई एक लॉजिक बता दें कि क्यों चाहेगी इस्टेब्लिशमेंट कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को हटाकर इमरान खान को हटा के एक क्राइसिस खड़ा कर दिया जाए जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान शायद उनको खुद हो सकता है।
तो मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि पीपल्स पार्टी अपनी जो चीज़ें हैं वो बचाना चाह रही है। पीपल्स पार्टी इज़ ऑन डिफेंसिव। पीपल्स पार्टी समझती है कि इस मूवमेंट से उनको कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा। अगर कोई फ़ायदा इस मूवमेंट से किसी को हो सकता है तो वो PMLN को हो सकता है। तो पीपल्स पार्टी यानी सिंध गवर्नमेंट, फ़र्ज़ करें कल ये सारा सिस्टम लिपट जाता है, नए इलेक्शन होते हैं, पीपल्स पार्टी को तो वहीं जो सीटें हैं शायद वही मिल जाएंगी, एक आध सीट कोई लूज़ कर जाए या वो कर जाए। तो पीपल्स पार्टी का जो इंटरेस्ट है इमरान खान को हटाने का वो नज़र नहीं आ रहा मुझे। पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो ये कि वो ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट माइल्ड हो जाए, इस्टेब्लिशमेंट थोड़ी सी उनके लिहाज से कि उनको जो प्रॉब्लम्स लाहक हो रही हैं उसके अंदर वो हो जाए। फिर ये पीपल्स पार्टी शायद ये भी चाह रही है कि न्यूट्रल हो जाए, या चलें वही कोई अगर खेल खेल सकते हैं तो पंजाब में खेल खेल लें। अदरवाइज मुझे पीपल्स पार्टी का कोई इंटरेस्ट PDM मूवमेंट में नज़र नहीं आ रहा ऑन ग्राउंड। हो सकता है कि मेरा तज्जिया गलत हो, लेकिन मुझे कोई भी पीपल्स पार्टी का इस पूरी मूवमेंट में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आता। ठीक, आपका पॉइंट आगे मैं ज़रा काजी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। काजी साहब, आप किस तरह देख रहे हैं? क्या आप मज़हर साहब की बात से मुत्तफिक हैं? आपको क्या लग रहा है जो नो कॉन्फिडेंस का नारा पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से लगा रही है, पहले तो पसे पर्दा जो PDM की मीटिंग्स हैं उसमें था, अब आके ओपनली भी ये बात की जा रही है, क्या वजह क्या आपको लग रही है? जबकि पता है कि डायनामिक्स क्या है, सेनेट का जो हुआ उसमें बिल्कुल सामने है, तो वजह आपको क्या लग रही है? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। यहाँ जितनी भी मूवमेंट्स बनी हैं, आप जो है MRD की मूवमेंट देख लें, उससे पहले 68-69 की मूवमेंट देख लें, 10 अप्रैल 1986 की मूवमेंट देख लें, वो बड़े बड़े मकासद कम अज कम ज़बानी तौर पर मौजूद थे और किसी हद तक अमली तौर पर भी मौजूद थे, जिनका जिक्र मदर अब्बास साहब ने किया। आज जो PDM की मूवमेंट है, इसका कौन सा बड़ा सियासी या माशी एजेंडा या मकसद है? यहाँ ज़ाती ताले आजमाई है, इक़्तिदार तक पहुँचना है। मुस्लिम लीग नून और इसके जन्म के कुछ ऐसे कज़िये हैं जो खत्म नहीं हो सकते, बल्कि पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ है ये किस ऑफ डेथ था जब भी इसने ये 2 नंबर, मैं यही कहूंगा, ये जो आपने डेमोक्रेसी का क्या था, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं था, दैट वाज अ चार्टर ऑफ बिट्रेयल विद द वर्किंग पीपल ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वर्किंग क्लास की तो एक ही पार्टी थी यहाँ पे। तो बात यह है कि जब बड़ा मकसद कोई नहीं है, मकसद छोटे हैं, जान छुड़ानी है, केसेस हैं जिनकी तरफ इसे इशारा किया मलसूफ अंदाज में मेरे बदर भाई ने कि वो उनसे है, तो वो पीपल्स पार्टी। और फिर ये कि पीपल्स पार्टी को कितनी दफा बिट्रेल हुआ इनके साथ बैठ के। जरदारी साहब ने जब वो ईंटों की बात की थी और 3 साल की बात की थी, तो नवाज शरीफ साहब उन्हें मिले नहीं थे उसके बाद। तो इसलिए ये जब तक बड़ा मकसद नहीं आता, और मुझे ये भी समझ नहीं आती कि ये भूल एस्टेब्लिशमेंट को या और मुख्तदर तबकों को क्यों थी कि ये जब निकलेंगे तो लोग बाहर आ जाएंगे। हमें तो ये कभी भी यानी गलतफहमी नहीं थी, क्योंकि सोशल बेस इनकी है कोई नहीं, माल के ऊपर सियासत होती है। आज ओपनली जब बैठ के हमारे प्यारे सियासतदान जो हैं वो जाने माने कब्जा ग्रुपों को डिफेंड करते हैं, तो आपका मॉरल फैब्रिक कहाँ है? और क्यों घरों से क्यों आएंगे लोग? जहाँ बिरयानी की देख के लिए आ जाएंगे और चले सैर करने गाड़ी के लिए आ जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में जो उन्होंने कहा है मदर साहब ने, मैं इत्तेफाक करता हूँ। जी ठीक है, वैसे आपका क्या इस पूरे जो ये सिचुएशन चल रही है इस पे क्या तज्जिया है? क्या पीपल्स पार्टी क्या करने जा रही है? देखिए, पीपल्स पार्टी जो मेरी इत्तला है वो ये कि 27 दिसंबर को मरियम नवाज साहिबा को नौडेरो के अंदर बिलावल और जरदारी साहब ने दोनों ने बताया था कि सेनेट से वो इस्तीफा नहीं देंगे, और उसके बाद से मरियम नवाज साहिबा ने वो बात नहीं दोहराई उसके बाद से। और उसी के बाद जरदारी साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब को रब्ता किया और उनसे कहा कि आप ऐसा कोई चीज़ बता दें कि अगर मैं सिंध की हुकूमत को कुर्बान कर दूं और इस्तीफे हम दे दें, सेनेट के क्या इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे? क्या इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत गिरा देगी या हुकूमत खत्म हो सकती है इमरान खान साहब की? अगर नहीं हो सकती तो फिर आप मुझे अपने तौर पे ये पॉलिटिक्स करने दें। और उनके ख्याल में जो मेरी इत्तला है वो ये कि जिसकी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि परवेज इलाही एक फेवरेबल टाइम पर वो जो इत्तेहादी हैं इस वक्त उनको कहीं अपने साथ मिला लें और एस्टेब्लिशमेंट कहीं उनकी जो हवाओं का रुख है वो इनके साथ। आई एम सॉरी, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। प्रोग्राम का वक्त अनफॉर्चुनेटली खत्म हो गया। काजी साहब, मज़हर साहब और अवैस साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट और अल्लाह हाफ़िज़।